हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड में आज हम चर्चा करेंगे हेनरी का नियम, हेनरी के अनुप्रयोग और हेनरी के सीमाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि नए हैं तो आप लोग यदि क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको है ना नए पुराने वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हेनरी के नियम को समझने के पहले कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। तो जो हेनरी का नियम है ना वो तनु बिलियनों के लिए ही लागू होता है। अर्थात जो हेनरी ने नियम दिया वो एक तनु बिलियनों के लिए ही दिया। अब बिलियन में दो पदार्थ होते हैं, एक तो विलायक और एक तो विलेय। जैसा आपने नमक और जल का विलयन लिया तो नमक आपका क्या है, विलेय है, और जल उस पर क्या है, विलायक है। विलायक विलयन का वह मात्रा है ना, जो किसी पदार्थ को घोलता है, और जो घुलता है उसे कहते हैं विलेय। क्लियर। जैसे शरबत में शक्कर घुलता है तो शक्कर क्या है, विलेय है, लेकिन जो पानी है वो घुलता है, अपने आप में घुलता है, तो वो क्या कहलाता है, जो पानी है वो क्या है, विलायक है। चीजें क्लियर। अब हेनरी ने गैस विलेय को समझाया है, अर्थात विलायक आपका द्रव है और जो गैस है वो क्या है, विलेय है। तो किसी गैस का किसी विलायक पर, किसी गैस का किसी विलायक पर जो विलेय होने की क्षमता है वह उसके दाब पर निर्भर करती है। जैसे हमने किसी गैस को लिया और किसी विलायक में मिलाना चाहते हैं तो उस गैस का जितना ज्यादा दाब होगा, अर्थात उस पर जितना हम ज्यादा दाब लगाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा विलायक में विलेय होगा। तो गैस के किसी भी विलायक में विलेय होने से संबंधित हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। उसके अनुसार, अर्थात हेनरी के अनुसार, किसी गैस का किसी विलायक में विलेय होने की क्षमता या विलेय होने का मान जो है गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्लियर। अर्थात कितना ज्यादा विलेय होगा जितना मात्रा में उसका दाब होगा। हम किसी गैस को द्रव में मिलाना चाहते हैं तो जब दाब जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही वो विलेय होगा। तो देख लीजिए कथन क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान स्मॉल m तथा दाब p हो तो m समानुपाती p। मैंने आपको पहले ही बता दिया, m समानुपाती p का अर्थ है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान वहां पर मिलेगा अर्थात उतना ही ज्यादा उस पर दाब लगाया गया है। अर्थात हम जितना ज्यादा दाब लगाएंगे गैस का उतना ही द्रव्यमान उस विलायक पर विलेय होगा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, अब निश्चित आयतन इसलिए बोला गया क्योंकि एक द्रव है, तो द्रव के एक निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब सीधा संबंध, जितना ज्यादा दाब लगाएंगे गैस की मात्रा उतनी ही अधिक मात्रा में विलेय होगी। क्लियर है, चीजें समझ गए। हेनरी का नियम, और यहाँ पर माना कि गैस का जो द्रव्यमान स्मॉल m है और दाब p है तो m प्रोपोर्शनल p, अर्थात जो आपका द्रव्यमान है दाब के समानुपाती है। जब यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो एक के क्या है, स्थिरांक लग जाता है। तो क्लियर। तो इस प्रकार से हेनरी का नियम आप लोग समझ गए होंगे कि हेनरी का नियम है क्या। तो हेनरी का नियम किसी गैस का किसी विलायक द्रव में मिलाने से संबंधित है, और जितना ज्यादा दाब लगाएंगे तो गैस उतना ही ज्यादा विलायक में घुलनशील होगा या विलेय होगा। क्लियर। तो अब चलिए देख लेते हैं हेनरी का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है हेनरी का गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। गोताखोर जब गोताखोरी के लिए समुद्र पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। पहले जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण ले जाते थे, परंतु प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन को छोड़कर हीलियम का मिश्रण ले जाया जाता है। तो ऐसा क्या कारण है जिससे हम नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते और हीलियम का प्रयोग करते हैं, उसी को इस पे समझना है। तो थोड़ा पहले आप समझ लीजिए ये जो लिखा है, इसके बाद मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय या गोताखोरी करते समय, ध्यान रखिए यहाँ पर गोताखोरी करते समय, ठीक है ना, गोताखोरी करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु में ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन समान दाब पर रक्त में ज्यादा विलेय नहीं होती, जबकि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। N2 जो है नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है
और गोताखोर को समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में विलयशील अतिरिक्त नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे गोताखोर को पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, जिससे वेंडस या केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए N2 की जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। चीजें समझिए आप, थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। देखिए, आपके पास है समुद्र का तल है, ठीक है ना, समुद्र का तल, और इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। गोताखोर कहाँ जाते हैं? अंदर तक जाते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती है, दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर? और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो दाब में कमी होती है, दाब में क्या होती है? कमी होती है। दो चीजें आप समझिए, दाब में वृद्धि कब होगी? जब समुद्र के नीचे तल पर जाएंगे, और जब ऊपर आएंगे तो दाब में क्या हो जाती है? कमी होती है। ठीक है, तो देखिए, नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन है अधिक दाब पर विलय होता है, अधिक दाब पर विलय होता है, अधिक दाब पर विलय होता है। क्लियर? इतना समझ गए? तो जब व्यक्ति नीचे जाता है और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का श्वसन के द्वारा शरीर के अंदर ले जाता है, तब जो है नाइट्रोजन अधिक दाब पर, अधिक दाब पर, नाइट्रोजन अधिक दाब पर रक्त के साथ विलय हो जाता है। चीजें समझ गए? लेकिन जब व्यक्ति नीचे से पुनः ऊपर आता है तो दाब में क्या होती है? कमी होती है। और दाब के कमी होने से, किसकी कमी होने से? दाब के कमी होने से जो नाइट्रोजन है उसकी विलयशीलता कम हो जाती है और रक्त में छोटे छोटे बुलबुले के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिस रोग को कहते हैं वेंडस, ठीक है, या केसन। इससे ज्यादा मात्रा में शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो कि खतरनाक या घातक बीमारी होता है। समझ गए? तो इसी कारण से नाइट्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो पहला आपका अनुप्रयोग था वो समझ गए होंगे। दूसरा अनुप्रयोग है पेय पदार्थों के उत्पादन में। पेय पदार्थों के उत्पादन में मृदु पेय, सोडा वाटर जैसे बियर, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का प्रयोग किया जाता है। मृदु पेय पदार्थ जैसे स्प्राइट है, कोका कोला है ना, और आप लोग माजा है, कई प्रकार के आप लोग देखे होंगे। अक्सर आप स्प्राइट को देखेंगे और आप उसका यूज भी किए होंगे। जब स्प्राइट के बॉटल का ऊपर का जब कवर खोला जाता है तो अचानक झाग उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय होता है और अधिक दाब पर उसे बनाया जाता है, विलय किया जाता है। क्लियर? अधिक दाब पर विलय किया जाता है और अधिक दाब के कारण स्टूडेंट वो अधिक दाब से कम दाब की ओर आने की कोशिश करता है। जैसे आपने स्प्राइट का बॉटल खोला और देखा कि तुरंत झाग उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है कि वातावरण का दाब क्या है? कम है, और जो बॉटल के अंदर का दाब है वो अधिक है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर आने की कोशिश करता है। इस कारण से वो झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड विलय होता है ना, और दाब अधिक होता है। चीजें क्लियर? तो पेय पदार्थों में भी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के आधार पर इसको बनाया जाता है, मतलब अधिक दाब लगा करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? तो मिलाया जाता है। क्लियर? ये समझ गए? और आपको एक और समझ लेना है, जैसे जल में आप देखे होंगे जलीय जीव रहते हैं। अब जलीय जीव तो रहते हैं, उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं जल में ऑक्सीजन मिला होता है, तो वो भी ऑक्सीजन किसके नियम के आधार पर मिल रहता है? हेनरी के नियम के आधार पर। ठीक है, जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों में जलीय जीवों का जीवन संभव हो पाता है। ठीक है ना? जैसे मछली गलफड़े के द्वारा श्वसन लेती हैं और उसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, मतलब पानी में से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, तो पानी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिला रहता है। अब ये किस मिलने का कारण क्या है? उसका दाब है। जितना ज्यादा दाब रहता है उतना ही वो मिला रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल पानी में नहीं मिल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका दाब कम होता है। ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, इस कारण से ऑक्सीजन उस पर विलय होता है। ठीक है ना? इसी कारण से यदि बात की जाए स्प्राइट में, तो स्प्राइट में कार्बन डाइऑक्साइड को समान ताप पर बिल्कुल नहीं मिला सकते, इसलिए उस पर दाब ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है और अधिक दाब के कारण ही अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। इस प्रकार से अनुप्रयोग आपने समझ लिया।
तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है उनको भी देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि केवल ये तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना, तनु विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अल्प होती है। तो पहला नंबर लिखा हुआ है, यह केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, इस नियम में दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, अर्थात आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे, ठीक है। ये भांति है, ठीक है ना, छोटा ती यहाँ पे भांति। अगला है, गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। गैस एवं, जैसे गैस को हम विलायक में मिलाते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कोका कोला में मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, यदि रिएक्शन होगा तो फिर वो पेय पदार्थ को दूसरे चीज में बदल देगा। इसलिए इसके 3 सीमाएं हैं जिनको आप लोगों को तैयार कर लेना है कि केवल ये किसके लिए, तनु विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। और इस पे जो दाब है निम्न होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है, गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 जो सीमाएं हैं इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में आपने हेनरी का नियम अच्छे से समझ लिया और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रयोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सीमाएं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। कमेंट से हमें खुशी होती है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। अच्छा ना लगे तब पर भी कमेंट करें ताकि हमें पता हो कि थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक है। तो यही सब जानकारी के लिए वीडियो बनाया था और चलते हैं फिर। नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और जो भी परेशानी हो कमेंट कर दिया करो ताकि मैं आप लोगों को परेशानी भी समझ सकूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।